नमस्कार दर्शकों, बात आज की चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं निपुण भार्गव और पेश है आज की सच्ची बात पक्की बात। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया अजमेर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को स्टे, एनजीटी का फैसला बरकरार। प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छात्र छात्राओं से की बात, परीक्षा को लेकर की चर्चा। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का हल निकालने पर पानी का बंटवारा होगा, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने जाहिर किया संतोष। उत्कृष्ट कार्य के लिए जिला कलेक्टर भारती दीक्षित राज्य स्तर पर सम्मानित, लौटने पर कर्मचारी महासंघ ने किया अभिनंदन। नाबालिग बच्चे के साथ हुई मारपीट, जाति सूचक शब्दों से धमकाने का लगाया आरोप। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। और अब शुरू करते हैं बातों का बेहतरीन सफर। सर्वोच्च न्यायालय ने स्मार्ट सिटी के अधिकारियों को बुरी तरह से लताड़ते हुए एनजीटी के उस फैसले को बहाल रखा है जिसमें आना सागर के किनारे बने 7 वंडर सहित कई निर्माणों को तोड़ने के आदेश दिए थे। आज हुई सुनवाई में स्मार्ट सिटी के एक्स्ट्रा स्मार्ट अधिकारियों ने अदालत से एनजीटी के फैसले पर स्टे मांगा था, मगर न्यायालय ने स्टे नहीं दिया। उल्टा अधिकारियों को अब तक फैसला न मानने पर आड़े हाथों लिया। मामले में स्टे न मिलने पर जिला प्रशासन अपने स्तर पर तोड़फोड़ के लिए स्वतंत्र है। सरकार बदल जाने से हो सकता है कि जनप्रतिनिधियों का दबाव प्रशासन पर पड़े और कार्रवाई शीघ्र हो सके। यहाँ बता दें कि विधायक और विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने हमारे एक कार्यक्रम में आना सागर के साथ हुए अत्याचार पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। तब प्रशासन कांग्रेस सरकार की चापलूसी में हाजिर था, मगर भाजपा सरकार आने के बाद माना जा रहा है कि प्रशासन शीघ्र ही ठोस कदम उठाएगा। मामले की पैरवी अजमेर के सुप्रसिद्ध वकील एसके सिंह ने की। इस वक्त देश भर के सभी छात्र छात्राएं बोर्ड एग्जाम की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की परीक्षा पर चर्चा का 7वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसका अजमेर सावित्री राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में बड़ी स्क्रीन लगाकर सीधा प्रसारण विद्यार्थियों को दिखाया गया। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा सभी छात्र छात्राओं के साथ ही शिक्षक और अभिभावकों से भी चर्चा की गई और स्टूडेंट्स को परीक्षा में बेहतर करने और तनाव से बचने की टिप्स भी दी गई। सावित्री कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य ने जानकारी देकर बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विद्यार्थियों को परीक्षा को लेकर जो वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रही है वह बहुत ही सराहनीय है। इस कॉन्फ्रेंस में देश के कई बच्चों से पीएम मोदी ने चर्चा की और परीक्षा में बच्चों द्वारा लिए गए तनाव को कम करने के लिए सभी बच्चों को विस्तारित तरीके से जानकारी दी। उन्होंने कॉन्फ्रेंस के माध्यम से परीक्षा में होने वाले तनाव को कैसे कम किया जाए उस विषय पर चर्चा करते हुए कहा कि संगीत विषय के शिक्षक ही बच्चों के तनाव को संगीत के माध्यम से दूर कर सकते हैं, और कहा कि बच्चों को प्रारंभ से ही ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जब परीक्षा का समय नजदीक आए तो उन्हें ज्यादा तनाव न झेलना पड़े। इन सब चर्चाओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सभी शिक्षकों की सराहना भी की गई। स्थानीय विद्यालय राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सावित्री स्कूल की मैं प्रधानाचार्य श्रीमती जयश्री शर्मा। परीक्षा में कार्यक्रम के तहत आज माननीय प्रधानमंत्री जी बच्चों को जो संबोधन दे रहे हैं, बहुत ही एक तरह से कहना चाहिए कि बहुत ही परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए विस्तृत जानकारी और बहुत ही संवेदनात्मक रूप से वह प्रस्तुत कर रहे हैं बच्चों को कि परीक्षा के समय तनाव को कैसे कम किया जा सकता है। इसमें शिक्षकों की भी महती भूमिका है, जिसमें अभी जैसा कि उन्होंने बताया कि संगीत का जो शिक्षक है वो बच्चे के तनाव को प्रारंभ में संगीत के माध्यम से ही तनाव को कम कर सकता है, और बच्चे प्रारंभ से ही इस प्रकार के वातावरण को बनाएं कि वो परीक्षा का जब समय आता है तब वो तनाव युक्त हो जाते हैं, तो उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां बच्चों को और सहज रूप में बच्चों को ये प्रस्तुत की जा रही है, तो बच्चों को भी इससे बहुत ही लाभ प्राप्त होगा। शिक्षकों की भी तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शिक्षकों की भी महती भूमिका होती है कि वातावरण को ऐसे सहज बनाया जा सकता है कि प्रारंभ से ही बच्चे जो हैं वह शिक्षा के प्रति रुझान, पढ़ाई के प्रति रुझान उनके मन में जागृत हो और वो निरंतर अध्ययन की ओर अग्रसर होकर के और तनाव को कम कर सकते हैं। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को लेकर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच बरसों से चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। केंद्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश सरकार के बीच परियोजना की संयुक्त डीपीआर बनाने के लिए श्रम शक्ति भवन नई दिल्ली में रविवार को त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने बताया कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की प्रतीक्षा संपूर्ण राजस्थान कई वर्षों से कर रहा था, जिसकी शुभ घड़ी अब नजदीक आ गई है और इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद राजस्थान के 13 जिलों की जनता को इसका लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति एवं कार्यशैली का परिणाम है कि आज इस प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार और दोनों राज्यों के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना से मध्य प्रदेश एवं राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा एवं एक स्वर्णिम युग का उदय होगा। उनके अनुसार दोनों राज्यों के विकास के लिए यह परियोजना मील का पत्थर साबित होगी। राज्य में 2,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब सिंचाई जल मिलेगा और ईआरसीबी के तहत पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, जयपुर, अजमेर एवं टोंक में पेयजल उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना से इन 13 जिलों के कई किसान परिवारों को सिंचाई जल एवं राज्य की लगभग 40% आबादी को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।
साथ ही भूजल के स्तर में भी वृद्धि होगी और इस परियोजना से कृषि उत्पादन में वृद्धि होने से किसानों की आय बढ़ेगी और रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसी के चलते राजस्थान के उन सभी जिलों में आतिशबाजी की जा रही है जहां से यह योजना गुजरेगी। आज राजस्थान के लिए ऐतिहासिक क्षण है। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना की प्रतीक्षा पूरा राजस्थान कई वर्षों से कर रहा था, लेकिन राजनीतिक कारणों से जो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार थी, सिर्फ उसको लटकाने के अलावा, सिर्फ इसमें कमियां निकालने के अलावा, सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर हर चीज ढोलने के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को कि उनकी इच्छा शक्ति के कारण ही आज राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच जो वर्षों से नदी जल विवाद था, आज वो समझौते का मूर्त रूप ले लिया है। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन जी यादव को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत को। उन तमाम लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके कारण आज राजस्थान को ये सौगात मिली। और इस परियोजना को मंजूरी मिलने के बाद हमारे 13 जिले राजस्थान के, जिसके अंदर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, टोंक, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, अलवर, धौलपुर, ये 13 जिले की जनता इससे लाभान्वित होगी। पीने की पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा। इसके अलावा भी 2,80,000 हेक्टेयर से भी अधिक भूमि इससे संचित होगी। तो निश्चित रूप से पूर्वी राजस्थान के लिए एक जीवनदायिनी ये परियोजना साबित होगी। मैं एक बार पुनः हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री जी का, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने दिन रात मेहनत करके इस योजना को मूर्त रूप में ये कैसे लागू हो, यहां तक हम पहुंचे। आज दोनों राज्य की आपसी सहमति बनी है। इसके अलावा भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे तमाम उन लोगों को जिन्होंने इस योजना को सफल बनाने में, इस समझौते को करने में यहां तक पहुंचे। पिछली सरकार तो सिर्फ और सिर्फ 5 साल लटकाने में रही। जिस सरकार को 5 साल इस समझौते में हस्ताक्षर में लग गए, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी को। सिर्फ 5 सप्ताह के अंदर ये काम उन्होंने ये करिश्मा कर दिखाया। मैं हृदय से उनका आभार प्रकट करता हूं। और ये परियोजना आने के बाद हमारे अजमेर जिलों के अंदर भी पूरा इसका लाभ मिलेगा। अजमेर जिले के जो मुख्य बांध है इससे जोड़े जाएंगे। अगर हम पुष्कर की बात करें तो काइट तालाब को भी इस योजना से जोड़ने की सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है। काइट तालाब में पानी आने से आसपास के नदी नाले और हमारे बाड़े तो रिचार्ज होंगे ही, लेकिन तीर्थराज पुष्कर के अंदर भी हम चंबल का पानी पहुंचाएंगे। और काइट के तालाब में पानी डलने से आसपास के 100 से 125 गांवों को इससे फायदा मिलेगा। और ये जो लूनी नदी है सांबर तक इस परियोजना का लाभ मिलेगा। एक बार पुनः मैं तमाम उन लोगों का हृदय से आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके इस योजना को आगे बढ़ाने का काम किया। एक बार पुनः मैं राजस्थान की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज इसी के उपलक्ष्य में पूरे राजस्थान के अंदर हर जगह जहां से ये योजना गुजरेगी वहां पे आतिशबाजी हो रही है। आतिशबाजी करके लोग खुशी का इजहार कर रहे हैं। इसके अलावा भी इस ऐतिहासिक निर्णय, इस ऐतिहासिक फैसले, इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर करने के बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कल सवेरे जयपुर पधारेंगे। तो एयरपोर्ट पे हम सभी जो प्रमुख सभी लोग हैं, हमारे विधायकगण, आम जनता, हमारे कार्यकर्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी का एयरपोर्ट पे 9:30 बजे स्वागत करेंगे। आज हमारे पुष्कर विधानसभा के विधायक जो अभी वर्तमान में कैबिनेट मंत्री बने हैं, उनके अथक प्रयासों से चंबल का पानी हमारे पुष्कर विधानसभा क्षेत्रों के कई गांवों के अंदर आ रहा है, जिससे कई किसान लोग लाभान्वित हो गए और कई गांव लाभान्वित हो गए। पानी से जल समस्या का निराकरण होगा, इसकी खुशी का इजहार करते हुए पुष्कर नगर मंडल भारतीय जनता पार्टी द्वारा आतिशबाजी कर करके खुशी का इजहार किया गया है। विधानसभा चुनाव 2023 में उत्कृष्ट कार्य करने पर जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को 25 जनवरी को राज्य स्तर पर सम्मानित किया गया था, जिसको लेकर अखिल राजस्थान संयुक्त राज्य कर्मचारी महासंघ ने जिला कलेक्टर को बधाई दी। इस दौरान एडीएम सिटी जगदीश प्रसाद के नेतृत्व में सभी कर्मचारियों द्वारा शॉल उड़ाकर व मोमेंटो देकर जिला कलेक्टर को सम्मानित किया। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष कांति कुमार शर्मा ने जानकारी देकर बताया कि विधानसभा चुनाव 2023 में जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित और उनकी समस्त टीम द्वारा उत्कृष्ट सेवाएं दी गई।
इस दौरान एक भी शिकायत नहीं मिलने पर राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें जयपुर बुलाया गया, जहां राज्यपाल कलराज मिश्र और राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण गुप्ता द्वारा जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित को सम्मानित किया गया था, जिसके चलते आज एकीकृत महासंघ की ओर से सभी कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर भारती दीक्षित को मिठाई खिलाकर उनका मुंह मीठा करवाया और शॉल उड़ाकर व मोमेंटो देकर उनके स्वस्थ जीवन की कामना की। सर, आज जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित जी जो हमारे अजमेर की लोकप्रिय कलेक्टर हैं, तो हमने अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ की ओर से सभी पदाधिकारियों ने उनका स्वागत किया है। और चूँकि अभी जो विधानसभा के चुनाव गए थे उसके अंदर इन्होंने और पूरे अजमेर ज़िले के कर्मचारियों ने, उनकी टीम ने पूरा एक अच्छा काम किया था, किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई थी। तो इनको राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान राज्य निर्वाचन आयोग ने वहाँ पे जयपुर के अंदर 25 तारीख को जनवरी को राज्यपाल कलराज मिश्र साहब और सुधांशु पंत साहब जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है और जो राज्य निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष है प्रवीण गुप्ता साहब, उनकी सदारत में, उनकी उपस्थिति में इनको सम्मानित किया गया था। तो हमने आज हमारे एकीकृत महासंघ की ओर से और एडीएम सिटी जो जगदीश प्रसाद जी है उनकी उपस्थिति में, उनके नेतृत्व में और जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरे सभी साथियों की ओर से, हमने पूरे यूनियन की ओर से, अजमेर की ओर से और मीडिया के बंधुओं की ओर से भी हमने मैडम का स्वागत किया है और उनका शुक्रगुजार किया है कि आपको लंबी आयु दे, दीर्घायु दे और ऐसे जिला कलेक्टर हमारे अजमेर के अंदर सुशोभित होते रहे ताकि हमारे अजमेर का भी गौरव बढ़ता रहे। और हमने उनको फूलमालाएं दी, उनको मिठाई खिलाई और उनको शॉल उड़ाया और एक मोमेंटो बड़ा जो उनका चित्र था जो राज्यपाल साहब का, वो उनको हमने याददाश्ती के लिए भेंट किया है। सर, 26 जनवरी को आनासागर चौपाटी पर वीडियो बनाने गए एक वाल्मीकि समाज के नाबालिग लड़के के ऊपर 5 से 7 युवकों ने अचानक हमला बोल दिया। इतना ही नहीं, एसपी को दी लिखित रिपोर्ट के अनुसार कुछ युवकों द्वारा उसके साथ लाठी डंडों से मारपीट करने के अलावा जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए उसको पेशाब पिलाया गया, उसके ऊपर शराब डालकर उसके बाल काटे गए और मारपीट का वीडियो भी बना लिया गया। पीड़ित के अनुसार उसके साथ मारपीट करने वाले युवकों के नाम मुशाहिद, अमजद, पुष्पेंद्र, गोकुल, रोहित व कुलदीप हैं। आपको बता दें कि वीडियो को वायरल करने वाली युवती का इंस्टाग्राम यूजर नेम बवाल गर्ल 07 है, जिसने वीडियो में भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। पीड़ित के अनुसार इन युवकों की नजर पीड़ित पर एक रैली के दौरान पड़ी थी जिसमें वह जय श्री राम के नारे लगा रहा था। आज पीड़ित द्वारा जिला अधीक्षक से सभी आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। मैं चौपाटी पे रील बनाने गया था 26 तारीख को, तो वहाँ पे पहले 2 जन आए थे तो मेरे को बोल रहे थे यहाँ क्या कर रहा है, तो मैंने बोला क्या हुआ, तो बोल रहे तेरे को बताऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला 2 मिनट रुक, तो फिर वो वहाँ से चल गए। फिर वो 15-16 जने आए डंडे वंडे लेके, आधों ने मुँह पर कपड़े बांधे हुए थे और 6-7 जने मेरे में भिड़ गए थे। तो और 1-2 जने मेरी वीडियो बना रहे थे और मेरे को मुर्गा बना दिया और बोल रहे थे कि पापा सॉरी बोल। फिर मेरे ऊपर टॉयलेट कर दिया, उन्होंने वीडियो बना ली। अच्छा, कौन लोग थे आप जानते हैं? हाँ, मैं जानता हूँ, लोहा खान के, पीली खान के। एक का नाम मुशाहिद है, अमजद है, पुष्पेंद्र, कुलदीप, गोकुल। कोई पुराना विवाद था जिस वजह से आपके साथ ऐसा? मैं रैली में था तो रैली में इन्हों के सामने में जय श्री राम कर रहा था, तो इन्होंने मेरे को उस टाइम से ही आँखों में ले लिया। आप लोग थाने पे गए? थाने पे क्या हुआ? थाने पे गए थे, जो पापा को गिरफ्तार कर लिया था वहाँ पे। मैं घर पे था सर, जब मैं नहीं था साथ में मेरे यहाँ पे उन्होंने बोला है फ़ोन करके कि 2 घंटे में मेरे को गिरफ्तार चाहिए सारे, तो सर ने बोला ठीक है। गत 26 तारीख का ये मामला है सर। ये बच्चा रील बनाने के हिसाब से अपने चौपाटी की इधर गया था, तो कुछ समुदाय विशेष या समाज कंटक कह लें, उन व्यक्तियों ने इनको घेर के बाकायदा सुनियोजित प्लानिंग करके इसको जिस तरीके से मारा गया है उसका वीडियो भी हमने माननीय एडिशनल एसपी साहब को दे दिया है। और हमारा ये निवेदन है कि ये समाज, वाल्मीकि समाज का बच्चा है, इसको जाति सूचक शब्दों से भी बोला गया और जिस तरीके से इसको लज्जित किया गया, ये इसकी अपने आप में एक निंदनीय। और आप इसकी हालत देखेंगे तो आज भी है ना, इसके हाथ में फ्रैक्चर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आज दिन तक वो बच्चे अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। तो हमारा यही निवेदन है माननीय महोदय से कि इनको तुरंत से तुरंत गिरफ्तार करें और इस बच्चे के ऊपर जो भी बीता है उसकी भरपाई तो कोई कानून कर नहीं पाएगा, पर इसके ऊपर न्याय दिलाए, यही हमारी मांग है। वीडियो भी वायरल हुई है। इसकी वीडियो सोशल मीडिया साइट्स पे, सभी प्रकार की साइट्स पे वायरल करी गई है। फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब जगह डाली गई है और अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा दी गई ताकि ये मानसिक रूप से परेशान हो। तो इस वजह से बच्चा इतना डरा हुआ था, 2 दिन तक तो ये घर से ही बाहर नहीं निकला। तो ये गंभीर मुद्दा लेके आप है ना इसके ऊपर कार्रवाई हो। और माननीय एडिशनल एसपी साहब ने हमें
आश्वासन दिया है कि इसको तुरंत कार्रवाई होगी और जो भी इसमें दोषी हैं वो सब पकड़े जाएंगे। ये समाज विशेष के लोग हैं सर, समाज विशेष के लोग हैं। इन्होंने बच्चों ने नाम भी दे दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द से जल्द कार्रवाई होगी। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो वाल्मीकि समाज के साथ साथ सर्व समाज इसका पुरजोर विरोध करेगा, क्योंकि ये एक गंभीर विषय है। मीडिया के सामने भी ये पूरी बातें आ चुकी है कि किस वजह से और क्यों सुनियोजित करके इसको मारा गया। तो मेरा निवेदन बस यही था एडिशनल एसपी साहब से कि इसको तुरंत कार्रवाई करी जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई करके इनके रिपोर्ट करके इनको बंद किया जाए। मैं ड्यूटी गई हुई थी, काम करती हूँ वहाँ पर, तो मतलब है ना मेरे पास फ़ोन आया किसी का कि है ना आपके बेटे को है ना वहाँ चौपाटी पे बहुत बुरा मार रहे हैं। तो मैं ड्यूटी से फटाफट घर पर आई, देखा तो एकदम खून खान हो रहा था बिल्कुल। मैं इसको 4-5 दिन से मना कर रही थी तू घर से बाहर मत निकलना, लेकिन ये 26 दिन वाले दिन घर से बाहर निकल गया और ये वहाँ पर गया और वो लोग इसको देख के गए। उसके बाद में 20-25 जने गए और उसको इतना बुरा मारा। फिर इसने रोते रोते है ना इसके पापा के पास और मेरे पास में फ़ोन करा। फिर हम लोग गए तो इससे उठना भी नहीं आ रहा था और ये चक्कर खा के वहाँ पे गिरा हुआ था। जो भी कपड़े पहन रखे थे सब फाड़ दिए थे इसके। फोटो खींचने गया था ये 26 वाले दिन, कुछ भी नहीं हुआ था, ठंडा माहौल था, लेकिन उन लोगों को बस खार निकालनी थी। गए और इसको इतना बुरा मारा कि इससे उठना भी नहीं आया। वहाँ पर धमकी और दे रहे। शाम को इन्होंने फ़ोन करा उस लड़के ने कि घर से बाहर मत निकलना, नहीं तो है ना तेरे को शमशान में ना जिंदा जला देंगे। कौन लोग थे वो? अभी तो मालूम नहीं पड़ा है, बस्ती के ही हैं, उधर के गरीब नवाज मेडिकल है वहीं के हैं वो लोग। वीडियो वगैरह भी है उसके फ़ोन में, उन्होंने वीडियो सब दूर भेज दी उसकी वीडियो वगैरह भी। थाने पे गए थे क्या? हाँ थाने पे गए थे, लेकिन हमारी कुछ सुनवाई नहीं करी। और मैं रात को 3 बजे भी गई थी तो पुलिस वालों ने मुझे भगा दिया कि आप चलो भागो यहाँ से, जाओ यहाँ से। हम यहाँ ये सिविल लाइन थाना है ना यहाँ पे गए थे। रात को कम से कम 4-5 बार चक्कर लगाए, फिर उठा के उन्होंने मेरे पति को बंद कर दिया। फिर मैंने उनसे बोला कि उनको छोड़ो, फिर उनको भी नहीं छोड़ा उन्होंने और मेरे को भी भगा दिया कि जाओ। तो मैंने बोला कि सर हमारे बेटों को इतना बुरा मारा ये नहीं देख रहे हो आप? तो बोले हाँ आपकी सुनवाई बाद में। आज अंदर एसपी से मिलने आए। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट ए ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
सर्किट, मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। अजमेर पुलिस लाइन में आज अजमेर रेंज के 7 जिलों के पुलिस कर्मियों को उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट कार्य करने को लेकर पदक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान जिला एसपी चुनाराम जाट, रेंज आईजी लता मनोज कुमार सहित कई पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहे और पदक ग्रहण करने वाले सभी पुलिस कर्मियों की हौसला अफजाई की। रेंज आईजी लता मनोज कुमार ने मीडिया से बातचीत कर बताया कि जो भी पुलिसकर्मी आज सम्मानित हुए हैं, उन सभी ने बेहतरीन और उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे पदक वितरण समारोह न केवल पुलिसकर्मियों की मेहनत बल्कि उनकी सच्चाई और ईमानदारी से किए गए कार्य को प्रोत्साहित करने और आगे भी अच्छा कार्य करने के लिए प्रेरित करते हैं। आज पुलिस लाइन अजमेर में हमने अपने अजमेर रेंज के जो ज़िले हैं, 7 ज़िले हैं, इनके जो पुलिसकर्मी हैं उनको उत्कृष्ट और अति उत्कृष्ट पदक वितरित किए हैं। उसके लिए आज ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल 34 हमारे ऐसे पुलिसकर्मी जिन्होंने बेहतरीन सेवाएं दी हैं, उत्कृष्ट सेवाएं दी हैं, उनको आज हमने पदक वितरित किए हैं। इस तरह जो पदक वितरण समारोह होते हैं, ये न केवल इन पुलिसकर्मियों की जो मेहनत है उसका एक्नॉलेजमेंट है, उनके अच्छे कार्य का एप्रिसिएशन दर्शाता है, बल्कि इनको और आगे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करता है। हमारे बाकी पुलिसकर्मियों को भी ये पदक और अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए मोटिवेट करते हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर कई वर्षों से ठेला लगाकर अपना व्यवसाय कर रहे ठेला चालकों ने अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने हेतु आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और रेलवे स्टेशन के बाहर से हटाए गए सभी ठेले चालकों की समस्याओं को हल करने का आग्रह किया। ठेला चालकों ने बताया कि वह रेलवे स्टेशन के बाहर रोड पर ठेला लगाकर शांतिपूर्वक तरीके से अपना व्यवसाय पिछले कई सालों से करते आ रहे हैं और बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने कर्जा लेकर छोटा सा व्यवसाय शुरू किया था, जिसका भुगतान भी उन्हें करना पड़ता है। उनमें से कई ठेला चालक तो किराए का मकान लेकर यहाँ पर अपने परिवार के साथ रह रहे हैं, जिनको हर माह किराया भरना पड़ता है। अभी पिछले 10-15 दिनों से नगर निगम ने उन्हें उस जगह से हटा दिया है, जिसकी वजह से कई दिनों से उनके घर में चूल्हा तक नहीं जला। उन्होंने बताया कि उनकी आजीविका का एकमात्र साधन यही है, जिसे लेकर आज सभी ठेले चालकों ने ज्ञापन दिया और उनकी समस्या दूर करने का आग्रह किया। आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन देना आए हैं, क्योंकि आज 10-15 दिन हो गए यातायात पुलिस और नगर निगम दोनों ने हमारे ठेले हटा दिए गए हैं। आज 33, 35, 40 वर्षों से आज हम रोजगार कर रहे थे। आज रेलवे स्टेशन के बाहर आज 15-16 ठेले, कुल ज़्यादा नहीं है, फिर भी यातायात पुलिस और ट्रैफिक नगर निगम इन्होंने हमारे ठेले हटा दिया। आज हमारी रोजी रोटी पर संकट आ गया, जबकि हमारे प्रधानमंत्री रोजगार योजना के अनुसार सबने लोन भी ले रखा है। अब उनको चुकाएं तो कैसे जाए? किसी के मकान किराया देना, किसी को क्या देना, किसी को क्या ना, आर्थिक परेशानी इतनी हो गई है। आज 10-15 दिन से आज घर पे बैठे हुए हैं। आज हमारे को रोजगार से इतना वंचित कर दिया गया, जबकि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी सब बोलते हैं कि रोजगार, अपना स्वयं का रोजगार खोलो। अब खोले क्या, आए दिन ये परेशानी होती है। आज हमारे को बिल्कुल घर से बिल्कुल बेरोजगार कर दिया गया है। इसलिए हम चाहते हैं कि कलेक्टर साहब से ये निवेदन करना है कि हमारे को वापस हमारा रोजगार दिलाया जाए। क्या आश्वासन दिया कलेक्टर साहब ने कहा ठीक है, नगर निगम से कहते हम। अजमेर में 14 साल की नाबालिग लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने 3 खादिमों पर जबरदस्ती किसी अन्य व्यक्ति से शादी करवाने के प्रयास का आरोप लगाया है। महिला ने दरगाह थाने में उक्त आरोपियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। दरगाह थाना पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। दरगाह थाना पुलिस के अनुसार पीड़िता की मां ने थाने पर शिकायत देकर बताया कि 4 महीने से वह अपने पति के साथ अजमेर में रह रही है। दोनों अजमेर में रहकर नौकरी कर रहे हैं। महिला ने आरोप लगाया कि 3 खादिम उसकी बेटी को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गए हैं और उसे अब छोड़ नहीं रहे हैं। पीड़ित मां ने बताया कि वे तीनों उसकी बेटी की शादी भी मुंबई के किसी लड़के से करवाना चाहते हैं और पूर्व में उस लड़के के साथ उनकी बेटी को घूमने के लिए भी भेजा था। उन्होंने बताया कि उनका परिवार मुंबई के लड़के को नहीं जानता है। वह अपने पति के साथ खादिमों के पास 2 से 3 बार गई थी, लेकिन खादिमों और उनके घर की महिलाओं ने उसे धमकिया और मारपीट कर वहां से भेज दिया। साथ ही उन्होंने उसे झूठे मुकदमे में जेल भिजवाने की धमकी भी दी। दरगाह थाना पुलिस ने पीड़ित मां की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। दिनांक 27 को
एक महिला पीड़िता ने थाने पर मुकदमा दर्ज कराया कि मेरी नाबालिग पुत्री को कोई बैला फुसला करके ले गया, जिसके संबंध में मुकदमा नंबर 25 दर्ज होकर के तफ्तीश मेरे पास है, जिसका अनुसंधान जारी है। जिसने आरोप लगाया कि मेरी नाबालिग पुत्री मेरे साथ झाड़ू पोछे के लिए जाती थी, तो पड़ोस के किसी गोश मंजिल के में रहने वाले खादिमों ने उसका बैला फुसला करके अपहरण कर रखा है, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज कराया है, जिसके अनुसंधान जारी है, बच्चे की तलाश जारी है। अनुसंधान में स्पष्ट होगा कि क्या सही है क्या गलत है। उसने 3 खादिमों के नाम दिए हैं, जिसका अनुसंधान अभी जारी है। किन धाराओं में? धारा 323, 341, 342, 344, 363 और 366, 504 IPC में मुकदमा दर्ज होकर के अनुसंधान मेरे द्वारा किया जा रहा है। नाबालिग लड़की की अभी तलाश की जा रही है और अनुसंधान जारी है। अनुसंधान होने पर बालिका के मिलने के बाद में स्पष्ट होगा कि उसको किसी ने बैला फुसला के कहीं किया है या वो अपनी मर्जी से कहीं पर है। बातों को देते हैं एक छोटा सा विराम, जल्दी मिलता है एक नए सफर पर। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर। ये सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर।
तभी खत्म हो जाता है जब डॉक्टर भरोसा दिलाते हैं कि आप ठीक हो जाएंगे, और इस भरोसे का दूसरा नाम है भारत हॉस्पिटल। हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ केयर एंड स्पेशलाइज्ड कंसल्टेशन के साथ बेस्ट ओपीडी, सर्जरी एंड डायग्नोसिस सर्विसेज। भारत हॉस्पिटल, नियर शॉपिंग सेंटर, शास्त्री नगर, अजमेर। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं एक नए सफर पर। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यानी ERCP पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच पानी के बंटवारे पर चल रहा विवाद का डबल इंजन की सरकार ने अंत कर दिया है। इसके लिए दोनों राज्यों की सरकारों में MOU साइन हुआ है, जिसे लेकर आज अजमेर में भाजपा द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, प्रदेश मीडिया सह प्रभारी अरविंद यादव, उप महापौर नीरज जैन, संभाग मीडिया प्रभारी अनीश मोयल, संभाग मीडिया सह प्रभारी रचित कच्छावा उपस्थित रहे। प्रेस को संबोधित करते हुए सांसद व केंद्रीय जल संसाधन समिति के सदस्य भागीरथ चौधरी ने कहा कि हम सभी भली भांति जानते हैं कि दुनिया के सार्वभौमिक सत्यों में से एक सत्य यह है कि जल ही जीवन है। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना दोनों प्रदेशों की जरूरत है। 2013 में हमारी सरकार ने इसकी DPR बनाई थी, लेकिन बाद में कांग्रेस की सरकार आ गई और कांग्रेस ने इस मामले में अपनी इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जानबूझकर ERCP के मुद्दे को 5 साल तक अटकाए रखा और इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ववर्ती सरकार ने कुछ नहीं किया, जबकि इस नदी को जोड़ने का हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का सपना था, जिसे अब धरातल पर उतारा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस योजना से न सिर्फ खेती बल्कि पर्यटन और उद्योग को भी इसका फायदा होगा। इस ऐतिहासिक फैसले के लिए सांसद भागीरथ चौधरी ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व मोहन यादव का आभार व्यक्त किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनी, इसका तोहफा 13 जिलों 40% जनता को पेयजल के लिए और सिंचाई के लिए भी 2.80 लाख हेक्टेयर ज़मीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। मैं कह सकता हूं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विजन है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसके अंतर्गत जो ये ऐतिहासिक कल समझौता हुआ है, ये 13 जिलों के लिए वरदान साबित होगा। उसमें अजमेर जिला भी है। विशेष तौर से अजमेर जिले के लिए पानी का बहुत बड़ा संकट था। सिंचाई की तो बात छोड़ो, पीने का पानी भी जो पूर्ववर्ती 5 साल कांग्रेस से सरकार रही है, यहाँ अजमेर शहर एक स्मार्ट सिटी का चयन किया था, वहाँ भी बेहतर घंटों में पानी नहीं आ रहा था। परंतु अब इस परियोजना ERCP की इस परियोजना के तहत जो ये पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, इसके तहत एक बहुत बड़ा सिंचाई को पानी मिलेगा और 40% जनता को पीने का शुद्ध पानी मिलेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारे जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय यादव साहब, इन्होंने कल समझौता और जो सेक्रेटरी सारे मिलकर जो कल समझौता हुआ है, ये एक बहुत बड़ी एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसलिए 13 जिलों की जनता को इतना फायदा होगा, सिर्फ पानी और सिंचाई के लिए नहीं, इससे हमारा उद्योग भी बढ़ेगा, हमारा पर्यटन भी बढ़ेगा, हमारी शैक्षणिक गतिविधियाँ भी बढ़ेगी और ये 13 जिला हर क्षेत्र में अग्रणी रहेगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई गई विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत आज अजमेर में जन शिक्षण संस्थान की ओर से रजिस्ट्रेशन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया और सभी लाभार्थियों को विश्वकर्मा योजना से जोड़ा गया। श्वेता आनंद ने शिविर की जानकारी देते हुए बताया कि विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के लिए 13,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। PM विश्वकर्मा योजना के तहत आने वाले कारीगरों, शिल्पकारों आदि को PM विश्वकर्मा सर्टिफिकेट और ID कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिसके लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है। इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करने वाले लोगों को न सिर्फ ट्रेनिंग दी जाएगी, बल्कि वे कम ब्याज दर पर लोन भी ले सकेंगे। ट्रेनिंग खत्म होने पर औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपये दिए जाएंगे। इसके अलावा 5% के ब्याज पर पहले 1 लाख रुपया मिलेगा, फिर जरूरत पड़ने पर दूसरी किश्त में 2 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। जी, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना जो अभी सरकार ने लागू की है, ये उसके रजिस्ट्रेशन कैंप हम लोगों ने लगाया है जन शिक्षण संस्थान की ओर से, जिसमें हम लोग आज यहाँ 4 ट्रेड जो पारंपरिक व्यवसाय से जुड़े लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उन लाभार्थियों को विश्वकर्मा योजना से जोड़ रहे हैं।
का लाभ मिलेगा? जी, विश्वकर्मा योजना जो है पारंपरिक कारीगरों के लिए चालू की गई है और इसमें कुल 18 व्यवसायों के कारीगरों को जोड़ा जाएगा। अजमेर में जन शिक्षण संस्थान द्वारा 4 ट्रेड अभी लिए गए हैं, जिसके अंतर्गत दर्जी व्यवसाय से जुड़े हुए लोग, नाई का कार्य कर रहे हैं और कुम्हार और मालाकार जो माला बनाने वाले कारीगर हैं उनके लिए ये योजना है। इसके अंदर उन्हें 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से उनको प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 1000 रुपये आने जाने के लिए यात्रा भत्ता दिया जाएगा और अगर वो आना जाने में सक्षम नहीं है तो रेजिडेंशियल फैसिलिटी भी ट्रेनिंग के दौरान उनको वहाँ पे उपलब्ध कराई जाएगी। कब से चालू हो जाए? ये योजना तो भी चालू की गई है, रजिस्ट्रेशन चालू है इसके, और जितना जल्दी आप लोग इसमें लोग अपना रजिस्टर कराएंगे उसके हिसाब से वो ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या क्या चाहिए आधार कार्ड? रजिस्ट्रेशन के लिए उनका आधार कार्ड चाहिए और साथ ही उनका राशन कार्ड, साथ में बैंक की डायरी, क्योंकि जो प्रोत्साहन राशि होगी वो सीधे उनके अकाउंट में जमा की जाएगी। और इसके अलावा बेसिक डॉक्यूमेंट यही चाहिए। ये कैंप आज हमने भोपो का बाड़ा शिव मंदिर पे आयोजित किया है। हाँ, हम लोग अभी विभिन्न स्थानों पे इस तरह के जो शिविर हैं वो लगाने वाले हैं, जिससे कि लोगों को जागरूकता भी हो और अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कर लोग इसका लाभ प्राप्त कर पाएँ। अजमेर में आज चौथ माता मंदिर में सभी सुहागन महिलाएं माही चौथ व्रत की कथा सुनने पहुंची। इस दौरान सुहागनों द्वारा बताया गया कि इस दिन विशेष रूप से भगवान श्री गणेश व चंद्रमा की पूजा की जाती है और फल फूल चावल रोली मोली चढ़ाने व पंचामृत से स्नान कराने के बाद भगवान गणेश को तिल से बनी वस्तुओं या तिल तथा गुड़ से बने लड्डुओं का भोग लगाया जाता है। भगवान श्री गणेश की अर्चना के बाद चंद्रोदय के समय चांद को अर्घ दिया जाता है और अर्घ देकर महिलाएं अपना व्रत खोलती हैं। शास्त्रों के अनुसार सुहागनों को इस व्रत से अखंड सौभाग्य मिलता है। इसके साथ ही घर परिवार में सुख और समृद्धि बढ़ती है। जो है ना तिल चौथ का व्रत किया जाता है और आज के दिन है ना सभी महिलाएं जो सुहागन है अपने बच्चों के लिए और अपने परिवार घर पे पति की सही सलामती के लिए व्रत करती है। और हम हर साल हम यहाँ पे पूजा करने आते हैं। पूजा में तिल गुड़, पूजा का सामान, रोली, काजल, जो भी सामान लगता है हम वो सभी लेके आते हैं प्रसाद के तौर पे और ना यहाँ पे पूजा करते हैं। सारी महिलाएं पूजा करती है। आज के दिन की सुहागन है जो वो व्रत भी करती है, जो शाम को चाँद देख के व्रत खोलती है। तिल चौथ है, तिल चौथ का व्रत महिलाएं इसलिए करती है ताकि अपने घर में है ना सुख शांति बनी रहे, अपने बेटे की उम्र लंबी हो, अपने पति की उम्र लंबी हो और घर में सब सुख शांति अच्छी तरह से बनी रहे। पूजा होती है आज पूजा में है ना इसमें तिल कूटा रखते हैं, गुड़ रखते हैं, हल्दी, कुमकुम, मेहंदी, माला वगैरह। तिल चौथ माता की पूजा करते हैं, गणेश भगवान की पूजा करते हैं, भोलेनाथ की पूजा करते हैं, पूरे शिव परिवार की पूजा करते हैं। बस हम सब यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे घर में सुख शांति बनी रहे। अपने बच्चों की कहानी भी सुननी पड़ती है इसमें, तिल चौथ माता की, गणेश भगवान की कहानी सुननी पड़ती है। आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।